नमस्कार दोस्तों, हम अमृता रघुवंशी स्वागत करते हैं आपका अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साइंस की जो सीरीज हमने 1 घंटे की शुरू की है, आज उसका टॉपिक जो हम देखेंगे उत्सर्जन देखेंगे। उत्सर्जन के बेसिक से लगाकर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो शुरू बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, अभी आप जो फिलहाल हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन के माध्यम से भी अतुल्य एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अतुल्य एकेडमी अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहा है 5 अगस्त से, और ये बैच जो शुरू होगा सुबह 8 बजे से शुरू होगा। ये जो बैच है वो कांस्टेबल, एसआई और एसएससी जीडी का कंबाइंड बैच होगा। जो बच्चे व्यापम की या एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और पहले 50 विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ऑफर भी दिया गया है। तो आप लोग 5 अगस्त को अगर इंदौर में है तो आइए और ऑफलाइन बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे हम बढ़े, एसएससी जीडी की जो क्लासेस एग्जाम अभी आने वाली है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अतुल्य एकेडमी चला रहा है, जो सुबह 8 बजे से शुरू होती हैं और 1 बजे तक चलती हैं। 8 बजे आपका पहला लेक्चर होता है, 9 बजे शुरू होता है आपका पहला लेक्चर रीजनिंग, जो चित्रांश सर, दूसरा लेक्चर मैथ्स सागर सर, तीसरा लेक्चर जीके जीएस गौरव सर, और चौथा लेक्चर इंग्लिश भूषण सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब बिना देर के हुए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और उत्सर्जन के क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपके लिए, मनुष्य के वृक्क। जब वो वृक्क की बात कर रहा है बेटा, तो वो बात कर रहा है किसकी? किडनी की। किसकी बात कर रहा है? किडनी की। मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पहला ऑप्शन दे रखा है पोषण से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है श्वसन, तीसरा दे रखा है उत्सर्जन और चौथा दे रखा है परिवहन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। आप यहाँ पर देखेंगे, जल्दी से आंसर आपको करना है कि जो किडनी दे रखा है वो किसका भाग होता है। बेसिकली जब हम किडनी की बात करते हैं तो ये जो किडनी होती है आपके शरीर या ब्लड में से यूरिया को बाहर निकालने का काम करती है, या यूरिया के एक्सक्रीशन या बाहर निकालने का काम करती है। अगर बाहर निकालने का काम करती है तो देखो, पोषण नहीं हो सकता, श्वसन नहीं हो सकता, परिवहन नहीं हो सकता, बच क्या गया? उत्सर्जन। तो आंसर हमारा क्या सही होगा? उत्सर्जन सही होगा। तो जो बच्चे उत्सर्जन की तरफ थे वो क्या हुए? सही हुए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गुर्दा, अगर ये गुर्दे की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? किडनी की बात कर रहा है। किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसकी सहायता से, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि किडनी आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि उसकी सहायता से नंबर 1 शरीर के तरल पदार्थों का नियमन होता है, नंबर 2 अम्ल और क्षार का संतुलन बना रखता है, नंबर 3 उपापचय अपशिष्ट पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर जाते हैं या उनको हटा दिया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आ और आ दोनों सही है, आ और ई सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आ और ई सही है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है तीनों सही है। बताइए जल्दी से। सभी जो वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले गैस करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, किडनी की बात करें और पहले ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएं तो ये तरल पदार्थों का नियमन करती है। कैसे करती है? एक तो ब्लड और दूसरा यूरिन, दोनों तरल पदार्थ हैं, इनके रेगुलेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। एसिड और बेस के संतुलन को बनाए रखती है। जाहिर सी बात है कि ब्लड में से यूरिन को छानेगी तो कहीं ना कहीं पीएच बैलेंस या अम्ल और क्षार के बैलेंस को बनाए रखने का काम करती है, तो ये भी सही है। ठीक है। उपापचय वेस्ट को शरीर से बाहर हटाती है, या मेटाबॉलिक जितना भी वेस्ट होता है जैसे यूरिन को शरीर से बाहर निकालना, वो भी किडनी करती है। तो तीनों क्या होंगे? सही होंगे। तो अगर ये तीनों सही है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा, कि किडनी जो है या गुर्दा जो है वो तीनों काम करता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वृक्क की निष्पंद इकाई क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अल्ट्राफिकेशन की यूनिट क्या है किडनी की। अगर किडनी जो है आपके ब्लड को छानने का काम कर रही है तो उसकी एक यूनिट को किस नाम से जानेंगे? पहला दे रखा है मूत्र नलिका या यूरिन की ट्यूब, दूसरा दे रखा है ग्लोमेरुलस, तीसरा दे रखा है मूत्रमार्ग, और चौथा दे रखा है संग्रह नलिका। बताइए जल्दी से आंसर, सभी को आंसर बताना है। देखो, किडनी की निष्पंद इकाई के बारे में आपसे ये पूछ रहा है, देख लेते हैं। जब आप पूरे के पूरे किडनी के सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है। इस तरह से तो किडनी मौजूद होती हैं, और ये जो किडनी मौजूद होती हैं ये पूरा सिस्टम आपकी बॉडी में होता है। ये जो ट्यूब देख रही है ये मूत्र नलिका है। ये किसी प्रकार के कोई छानने या निष्पंदन की क्रिया नहीं करती, इसके थ्रू यूरिन को बाहर निकाला जाता है। संग्रह नलिका में कुछ बचता नहीं है। मूत्र मार्ग ये जहां से यूरिन बाहर निकालते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? ग्लोमेरुलस बचा, या किडनी की जो इकाई है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोमेरुलस के नाम से
जानते हैं। ये निष्पंद की इकाई क्या कहलाती है? ग्लोमेरुलस कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। ग्लोमेरुलर निष्पंद में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। मतलब ग्लोमेरुलस द्वारा जो अल्ट्राफिकेशन की क्रिया होती है उसमें अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण कौन से भाग में होता है? पहला दे रखा है वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल, दूसरा दे रखा है दूरस्थ कुंडलित नलिका, तीसरा दे रखा है समीपस्थ कुंडलित नलिका और चौथा दे रखा है हेनले पास या हेनले लूप में। बताइए, आपसे पूछा गया है कि ग्लोमेरुलस के निष्पंदन में आवश्यक पदार्थों का मतलब अगर छानने की क्रिया के बाद भी कुछ आवश्यक पदार्थ रह गए हैं तो उनके अवशोषण का काम ग्लोमेरुलस के निष्पंदन में कौन सा भाग करता है? पहला ऑप्शन वोमेन सैम्पुट, दूसरा दूरस्थ कुंडलित नलिका, तीसरा हेनले लूप और चौथा दे रखा है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो एक्चुअल में होता क्या है, ग्लोमेरुलस की हम बात करें या पूरे के पूरे अल्ट्राफिकेशन की बात करें तो वो पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? हेनले लूप में होती है। अगर पूरी प्रक्रिया हेनले लूप में होती है तो हेनले लूप गलत हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? अवशोषण केवल कहाँ पर होता है। तो जब हम बात करते हैं तो देखो इसके जो अल्ट्राफिकेशन या निष्पंदन के लिए पूरी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस पूरी संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? हेनले लूप के नाम से जानते हैं। हेनले लूप के अंदर ये जो नलिकाएं अंदर होती हैं ये समीपस्थ कुंडलित नलिका होती हैं ये, और यहाँ से जो बाहर दूसरी नलिकाएं निकलती हैं ये कैसी नलिकाएं होती हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका होती हैं। अवशोषण की बात करें तो इसके अंदर ये जो समीप में या पास में नलिकाएं मौजूद हैं ये क्या करती हैं? जरूरी पदार्थों के अवशोषण का काम करती हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा कि अगर अल्ट्राफिकेशन ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है तो इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं वो अवशोषण का काम देखती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है मूत्र की सांद्रता, यहाँ पर मतलब है यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन से। आप कॉन्सेंट्रेशन का सीधा सा मतलब लगाइए, उसके गाढ़ेपन या पतलेपन की वो बात कर रहे हैं। का रेगुलेशन किस हार्मोन के द्वारा होता है? मतलब एक ऐसे हार्मोन का नाम आपको बताना है जो यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है थायरॉक्सिन हार्मोन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है थाइमोसिन हार्मोन, तीसरा दे रखा है एडीएच हार्मोन और चौथा दे रखा है थायरॉक्सिन और थाइमोसिन दोनों। जल्दी बिना देर किए हुए आपको आंसर करना है कि यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। देखते हैं बिना देर किए हुए। जैसे पिछले डाइजेशन के चैप्टर को अगर आपने देखा होगा तो जो थायरॉक्सिन और थाइमोसिन हार्मोन है ये गले से संबंधित होता है, थायराइड ग्रंथि से इसका सिक्रेशन होता है। तो ये दोनों गलत हो गए, है ना। और अगर ये दोनों गलत हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो गया। बच क्या गया? एडीएच हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर आपने पाचन वाला वीडियो हमारा देखा है तो आपने देखा भी होगा कि एडीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जो यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन का क्या करता है? निर्धारण करता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यूरियोटैलिक वे जंतु होते हैं। यूरियोटैलिक एनिमल का एक टाइप इसने दे रखा है। यूरियोटैलिक वे जंतु होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन निम्न में करते हैं। मतलब यूरियोटैलिक एक प्रकार के जंतु हैं और उनके अपशिष्ट या वेस्ट मटेरियल का नाम आपसे पूछा है। पहला दे रखा है यूरिक अम्ल, दूसरा दे रखा है अमोनिया, तीसरा दे रखा है अमीनो अम्ल और चौथा दे रखा है यूरिया। बताइए यूरियोटैलिक अगर कोई जंतु है तो उसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? देखिए, यूरियोटैलिक शब्द की बात करें तो इस यूरियोटैलिक शब्द में कहीं ना कहीं यूरिया शब्द दिख रहा है। ऐसे ही कुछ है ना, यूरिया प्लस ओटैलिक बराबर यूरियोटैलिक, आप लोग हिंदी में ऐसा पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस यूरियोटैलिक शब्द में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूरिया दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे सारे जंतु जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है वो सब कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं। और अगर ये यूरियोटैलिक होते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी सही हो गया। ऊपर वाले तीन अपने आप क्या हो गए? गलत हो गए। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रख सकते हैं, जितने सारे भी स्तनधारी होते हैं या जितने सारे मैमल्स होते हैं या जितने सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सभी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। तो मनुष्य की भी हम बात करें तो हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, जिसे आप यूरिन के नाम से जानते हैं, इसलिए मनुष्य भी कैसा होगा? यूरियोटैलिक प्राणी होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें।
उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो एक्सक्रीशन प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही है, उस एक्सक्रीशन प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? पहला दे रखा है अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित पदार्थों का शरीर से निष्कासन। मतलब अतिरिक्त पदार्थ जो जरूरत नहीं है उसे बाहर निकालना, शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करना, ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है, या उपरोक्त सभी। बताइए, जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है ये 2015 सुबह की शिफ्ट में, कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बताइए। देखो, अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित पदार्थों का निष्कासन। देखिए, जैसे हमने बहुत सारा खाना खा लिया, जितने की जरूरत थी उतना हमने उपयोग में करा, क्या बाकी बचा हुआ को हमारा शरीर बाहर फेंक देता है? क्या ऐसा करता है? क्या नहीं। अगर जरूरत से ज्यादा चीजें हैं तो वो शरीर हमारा स्टोर करके रखता है कि भाई जब हमें नहीं मिलेगा तो हम इससे काम चला लेंगे। तो ये गलत हो गया है ना, कि अतिरिक्त पदार्थों को भेजना कोई मुद्दा नहीं है, हम उसे स्टोर करके भी रखेंगे। ठीक, शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करना, उत्सर्जन का मतलब ही बाहर फेंकना होता है, तो निर्माण तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, है ना। अगर ये दोनों गलत हैं तो उपरोक्त सभी अपने आप गलत हो गया। तो बच कौन सा गया? ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है या जिनकी शरीर में जरूरत नहीं है, उन चीजों को हम क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। इस हम किस नाम से जानेंगे? उत्सर्जन के नाम से जानेंगे। आ गया समझ? बढ़िया, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण। जैसे आपके शरीर में अमोनिया है, वो यूरिया में बदलता है, और उस यूरिया को यूरिन के थ्रू आप यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो अगर आपके शरीर में मौजूद अमोनिया यूरिया में बदल रहा है तो वो आपके किस हिस्से में होगा? पहला दे रखा है रक्त, या जैसे मैं कहूंगी किडनी, दूसरा दे रखा है फेफड़े लंग्स, तीसरा दे रखा है लीवर या यकृत, और चौथा दे रखा है आंत, या जैसे आप कहेंगे इंटेस्टाइन। बताइए कि अगर आपकी बॉडी में अमोनिया यूरिया में बदल रहा है तो शरीर का कौन सा भाग रिस्पॉन्सिबल है? किडनी, आपके फेफड़े, लीवर या इंटेस्टाइन? देखिए, फेफड़े हो सकते हैं क्या? इसका तो काम श्वसन का है, अमोनिया से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो फेफड़े बाहर हो गया। आंत हो सकती है क्या? इसका तो काम पचे हुए भोजन का एब्जॉर्ब करना है, बड़ी आंत है तो बाहर निकालना है, ये गलत हो गया। तीसरा दे रखा है वृक्क और किडनी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस किडनी का काम होता है आपके ब्लड से यूरिन को छानना। अगर यूरिया बन के आ गया है तो छान देगी किडनी, अमोनिया से बनाने का काम किडनी नहीं करती। तो यहाँ पर जो बच गया क्या हो गया? लीवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपके शरीर में मौजूद अमोनिया जो विषैला पदार्थ है वो यूरिन में कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? लीवर में बनता है। ये भी जेल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। उत्सर्जन के अलावा, उत्सर्जन का काम वृक्क के अलावा कौन करता है? ऐसा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप उत्सर्जन का काम क्या बता रहे हैं? किडनी को बता रहे हैं। किडनी के अलावा एक ऐसे अंग का नाम आपको बताना है जो उत्सर्जन का काम करती है। पहला दे रखा है आपकी स्किन या त्वचा, दूसरा दे रखा है हार्ट, तीसरा दे रखा है लार्ज इंटेस्टाइन, चौथा दे रखा है नन ऑफ देम। कोई नहीं, जल्दी से आंसर बताइए कि भाई उत्सर्जन का काम किडनी के अलावा शरीर का कौन सा भाग करता है? तो देखो, यहाँ पर हम देखा तो हार्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हार्ट का उत्सर्जन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हार्ट नहीं कर सकता तो बड़ी आंत भी नहीं कर सकती उत्सर्जन का काम, है ना। बड़ी आंत केवल पानी के अवशोषण का काम यहाँ पर करती है। आपने देखा होगा त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में बहुत सारे पदार्थ जो है बाहर निकल जाते हैं, इसलिए त्वचा क्या करती है? एक उत्सर्जन अंग की तरह काम करती है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए। जो लोग देख रहे हैं, आई होप उनको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कशेरुकी वृक्क। कशेरुकी शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है। कशेरुकी का मतलब होता है वर्टिब्रेट्स, ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। उनकी जो किडनी होती है उसकी आधारीय इकाई या बेसिक यूनिट पूछी गई है। सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछा गया है? किडनी की आधारीय इकाई या बेसिक यूनिट आपसे पूछी गई है। पहला दे रखा है मूत्रवाहिनी, है ना। दूसरा दे रखा है नेफ्रॉन, तीसरा दे रखा है वोमेन या मालपिघियन कोशिकाएं, और चौथा दे रखा है लैंगरहैंस की कोशिकाएं। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि किडनी जो है उसकी बेसिक यूनिट को आप किस नाम से जानेंगे? देखो, मूत्रवाहिनी किसी भी चीज की बेसिक यूनिट नहीं हो सकती, वो तो एक नली होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं? यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं? लैंगरहैंस की कोशिकाएं नहीं हो सकती क्योंकि ये पैनक्रियास के ऊपर पाई जाती हैं।
और इनका जो है उत्सर्जन से कोई लेना देना नहीं है। दो गलत हो गए हमारे। वोमेन अपने आप में एक संरचना है, इसलिए वोमेन नहीं हो सकती। बचा क्या? नेफ्रॉन। और ये प्रश्न हजारों बार हजार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो भी नेफ्रॉन होती है। बेसिक यूनिट कौन सी होती है, तो भी नेफ्रॉन होती है। हर एक किडनी में इन नेफ्रॉन की संख्या 1,30,000 तक हो सकती है। मतलब आपकी एक छोटी सी किडनी में ये नेफ्रॉन की संख्या आप कितनी तक जा सकती है? 1,30,000 तक इनकी संख्या जा सकती है। आगे बात समझ में आई गई होगी, है ना? आसान सा प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कृत्रिम गुर्दे द्वारा, कृत्रिम गुर्दे का मतलब है जिन लोगों की किडनी ठीक से काम नहीं करती, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा समय समय पर रक्त का शुद्ध की प्रक्रिया का नाम बताइए। देखिए क्या होता है, जिन लोगों की किडनी काम नहीं करती, वो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड के को शुद्ध करने का काम किया जाता है। और अगर ये काम किया जाता है तो इस प्रोसेस का नाम आपसे पूछा गया है शोधन या प्यूरिफिकेशन। दूसरा, पहला पूछा गया है शोधन या प्यूरिफिकेशन। तीसरा अपोहन या डायलिसिस। चौथा उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। और पांचवा आप नन ऑफ देम लगा लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आसान सा प्रश्न है कि अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप कृत्रिम किडनी की हेल्प से आपके रक्त को शुद्ध करेंगे। और इस प्रोसेस का नाम आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है शोधन, दूसरा दे रखा है अपोहन, तीसरा उत्सर्जन। तो देखिए प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता, अपोहन या डायलिसिस वो प्रोसेस होती है, उत्सर्जन हो नहीं सकता। आपने भी सुना होगा कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो हर 15 या 20 या महीने भर में आपको डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ गई है। तो अपोहन शुद्ध हिंदी में लिखा है, डायलिसिस प्रचलित शब्द है। डायलिसिस शब्द समझ में आ जाता है कि कृत्रिम गुर्दे की मदद से अगर आप रक्त को प्यूरिफाइड करा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। आसान सा प्रश्न, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है मूत्र के संगठन को आपको बताना है कि यूरिन का संगठन क्या है। जब आप संगठन की चर्चा करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप यूरिन की बात कर रहे हैं तो किन किन पदार्थों से यूरिन मिलकर बना हुआ है, वो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 95% पानी, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य पदार्थ। दूसरा ऑप्शन 80% पानी, 10% यूरिया, 10% अन्य पदार्थ। 90% पानी, 5% यूरिया, 5% अन्य पदार्थ। 98% पानी, 1% यूरिया, 1% वेस्ट मटेरियल। जल्दी से आंसर कीजिए कि यूरिन का कंपोजिशन किस तरह का होता है, कितने प्रतिशत पानी इसमें मौजूद होता है। देखो अगर हम बात करें तो यूरिन में 95% पानी मौजूद होता है ना। ह्यूमन यूरिन में 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। यहाँ पर यूरिया की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है NH2CO होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। यूरिया पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे प्रयोगशाला में बनाया था, जिस वैज्ञानिक ने बनाया था उसका नाम था वोलर। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे, 2.5% यूरिया होता है, फॉर्मूला होता है ये। और पहला ऐसा वैज्ञानिक था वोलर जिसने सबसे पहले क्या किया था, यूरिया को कहाँ बनाया था, प्रयोगशाला में बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। खोलदार अंडे देने वाले पशु, ऐसे सभी प्राणी जो अंडे देते हैं, है ना। खोलदार शब्द ना भी आप देखें तो चल जाएगा। अंडे देने वाले जितने भी प्राणी होते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? पहला नाइट्रोजन, दूसरा यूरिक अम्ल, दूसरा यूरिक अम्ल, तीसरा अमोनिया और चौथा यूरिया। बताइए कि जितने भी अंडे देने वाले पक्षी होते हैं या पशु होते हैं वो अपने उत्सर्जी पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जन करते हैं? पहला नाइट्रोजन, दूसरा यूरिक अम्ल, तीसरा अमोनिया और चौथा यूरिया। तो देखो यहाँ पर अगर एलिमिनेशन लगाएं तो नाइट्रोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी एनिमल का बेसिकली केवल नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ हो ऐसा संभव नहीं। यूरिया नहीं हो सकता क्योंकि ये स्तनधारियों में हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है यूरिक एसिड और दूसरा अमोनिया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं या मैरीन एनिमल होते हैं या पानी में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं वो सब अमोनिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो ये हट गया, बचा क्या, यूरिक अम्ल। ऐसे सारे पक्षी जो अंडे देते हैं और जितने रेप्टाइल्स होते हैं उन सभी का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पसीना सर्वाधिक कब आता है, मतलब आपके बॉडी में पसीने की मात्रा सबसे ज्यादा कब होती है? आपसे पूछा गया। टेम्परेचर अधिक हो, पहला क्वेश्चन, हवा शुष्क हो,
जब टेम्परेचर अधिक हो, हवा आर्द्र हो, मतलब हवा में मॉइस्चर हो, तापमान कम हो, हवा शुष्क हो, तापमान कम हो, हवा आर्द्र हो। बताइए, प्रश्न एमपीएसआई का पूछा गया प्रश्न है। देखिए, तो कॉमन सी बात है कि तापमान अगर कम होगा तो पसीना नहीं आएगा, ये दोनों अपने आप अलग हो गए, है ना। तो दोनों में से तापमान अधिक दोनों में से हमें, अगर मॉइस्चर है तो पसीने की मात्रा कम होगी, इसलिए ऑप्शन क्या सही हो गया, ए। आप बोलते हैं ना कि साइंस के क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल नहीं आते या फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, तो उसका कारण ये है कि फैक्चुअल क्वेश्चन कब तक रिपीट होंगे, तो अब जो व्यापम है या कोई भी एजेंसी है जो एग्जाम ले रही है, वो क्या करती है, फैक्चुअल क्वेश्चन ना देकर अप्लाइड की तरफ बढ़ती है। ऐसे क्वेश्चन अप्लाइड साइंस से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कौन सा अंग, एक ऐसे ऑर्गन का नाम आपको बताना है जो अतिरिक्त पानी, मतलब पानी में जितना बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी है या फैट है या अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। पहला दे रखा है फेफड़े, दूसरा दे रखा है त्वचा, तीसरा दे रखा है श्वेत ग्रंथियां, इसे स्वेट ग्लैंड या पसीना ग्रंथि भी कहेंगे, और आखिरी दे रखा है प्लीहा। इस प्लीहा को आप किस नाम से जानते हैं, स्प्लिन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे चार ऑप्शन क्या हो गए, एक हो गया लंग्स, दूसरा हो गया स्किन, तीसरा हो गया स्वेट ग्लैंड और चौथा हो गया स्प्लिन। जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, कौन सा अंग जो है वो अतिरिक्त जल, वसा और अन्य अपचायक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पहला दे रखा है फेफड़े, त्वचा, श्वेत ग्रंथियां और प्लीहा। देखो, फेफड़े हो सकता है क्या, ये गैसों को बाहर फेंकने का काम करता है, फैट वैट पानी वानी को ये नहीं फेंकता। त्वचा मान सकते हैं, पसीना ग्रंथि मान सकते हैं, प्लीहा नहीं है। तो जब आप त्वचा की बात करेंगे तो क्या पसीना ग्रंथियां इसमें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि स्वेट ग्लैंड मौजूद कहाँ है, स्किन में मौजूद है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, त्वचा। की त्वचा एक ऐसा अंग होता है जो पानी, फैट या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कृत्रिम रक्त, मतलब आर्टिफिशियल किडनी की हम बात करें, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। मतलब आप जब जाते हैं या किडनी खराब हो गई है, फिर आर्टिफिशियल किडनी की मदद से आपके ब्लड को प्यूरिफाइड कराने का काम करते हैं, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ऑस्मोसिस, या दे रखा है परासरण, दूसरा दे रखा है सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा दे रखा है अपोहन या डायलिसिस, और चौथा दे रखा है विसरण या डिफ्यूजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले ही क्वेश्चन में आया था कि जब हम किडनी की बात करते हैं तो वो किस सिद्धांत पर काम करता है, डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। या नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों किडनी जो है वो डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करती है। डायलिसिस का मतलब होता है आपके ब्लड में से यूरिन को हटा देने की जो प्रक्रिया होती है, वो डायलिसिस या अपोहन के नाम से जानते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, एमपीएसआई का पूछा गया प्रश्न था। अगला, पसीने में होता है, मतलब आपको बताना है कि जो पसीना शरीर से बाहर निकल रहा है उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती है। पहला दे रखा है शुद्ध जल, प्योर वाटर, दूसरा दे रखा है फॉस्फोरिक अम्ल, तीसरा दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट और जल, और चौथा दे रखा है पानी, सॉल्ट और अपशिष्ट पदार्थ या पानी, लवण या अपशिष्ट पदार्थ। बिना देर किए हुए जल्दी से आंसर दीजिए कि पसीने में क्या क्या मौजूद होता है। देखो, पसीना शरीर से अगर शुद्ध जल ही है तो बाहर निकालने की क्या जरूरत पड़ जाती है ना, नहीं पड़ती ना भाई, तो शुद्ध जल गलत हो गया। फास्फोरिक अम्ल की तो शरीर को जरूरत है, इसको क्यों बाहर फेंकेंगे। कैल्शियम की शरीर को जरूरत है, क्यों बाहर फेंकेंगे। अतिरिक्त जल बाहर जाएगा, कुछ मात्रा में सॉल्ट जिनकी जरूरत नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा कि भाई पसीने में क्या मौजूद होते हैं, पानी, सॉल्ट और अपशिष्ट पदार्थ मौजूद होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायलिसिस का उपयोग, वही अपोहन या डायलिसिस का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है। पहला दे रखा है ऐसे जिन्हें फेफड़ों का रोग हो, ऐसे जिनकी किडनी में प्रॉब्लम हो, ऐसे जिन्हें हार्ट अटैक की समस्या हो, ऐसे जिनमें लीवर से संबंधित रोग हो। बताइए जल्दी से कि अगर आप डायलिसिस की हेल्प ले रहा है कोई व्यक्ति,
तो ऐसा मरीज किस रोग का है? तो पहला फेफड़े, दूसरा किडनी, तीसरा हृदय, आंख, हाथ या हार्ट अटैक, और चौथा यकृत वाले लोग। देखो, तो डायलिसिस अभी पढ़ के आए कि किडनी के लिए जरूरी होता है, या किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो हम आर्टिफिशियल किडनी के हेल्प से हमारे ब्लड को प्यूरिफाइड करेंगे, जो प्रोसेस क्या कहलाएगी? डायलिसिस कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रक में अगर आपकी समस्या हो गई है तो अपन डायलिसिस का यूज करेंगे। आसान सा प्रश्न, एमपीएसआई 2017 में पूछा गया था प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। मानव की किडनी में निष्पंदन दाब होता है। निष्पंदन दाब से घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपकी किडनी आपके ब्लड को छानती है तो किडनी पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर जो क्रिएट होता है उसे हम अल्ट्राफिकेशन प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, अल्ट्राफिकेट प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। उस प्रेशर की वैल्यू आपसे पूछी गई है और ऑप्शन आपको दे रखा है 70 mmHg, 55 mmHg, तीसरा दे रखा है 10 से 15 mm और चौथा दे रखा है 35 mm/Hg। बिना देर किए हुए आंसर बताइए कि अगर आपकी जो किडनी है ब्लड में से यूरिन को छान रही है, अल्ट्राफिकेशन हो रहा है, तो वहां पर कितना प्रेशर क्रिएट होगा। देखो किडनी बहुत छोटी सी है, बहुत ज्यादा प्रेशर वो झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी? तो 70 और 35 तो 70 और 55 तो हम ऐसे ही हटा देंगे कि इतना प्रेशर तो किडनी के आकार के हिसाब से झेल पाना मुश्किल है। अब 10 और 15 की बात करें तो आप डाटा याद रखिए कि 10 से 20 mm/Hg ड्यूरिंग द अल्ट्राफिकेशन जो है प्रेशर क्रिएट होता है किडनी पर। ठीक है, फैक्चुअल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। हेनले लूप है ना, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हेनले लूप में इनमें से किसका पुनर्अवशोषण होता है? मतलब आपके शरीर में ऐसे क्या चीजें मौजूद हैं कि डायलिसिस के बाद हेनले लूप को उसके अवशोषण की रिक्वायरमेंट होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला पानी और NaCl, दूसरा पोटेशियम, तीसरा ग्लूकोज, तीसरा यूरिया और NaCl। अच्छा क्वेश्चन है भाई, हेनले लूप में किसका अवशोषण होता है? ठीक, देखो ग्लूकोज का होगा क्या? ये तो डाइजेशन के बाद जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसी को एब्सॉर्ब करने का काम करती है ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज कट गया। यूरिया को तो वैसे ही शरीर से बाहर फेंकना है तो इसकी जरूरत है। अकेला पोटेशियम हो नहीं सकता, इसलिए क्या बच जाता है? पानी और NaCl जो है वो क्या करते हैं? हेनले लूप के द्वारा इनका रीएब्सॉर्प्शन का काम होता है। तो यहाँ पर हमने जो उत्सर्जन है उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखे। इतने क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम आपसे 5 बजे लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ेंगे और आगे क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।